हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज 12th क्लास का चैप्टर है विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 3। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। तो आज जो है नया टॉपिक देखेंगे, ओम के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले अपन क्या है उस चीज के बारे में वापिस समरी करते हैं। ओम का नियम है क्या? आपने देखा बच्चों, ओम का नियम ये देखा कि जब किसी चालक तार में सिरों के मध्य विभवांतर है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के जो समानुपाती होता है उसे ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम में जो चालक की लंबाई है, क्षेत्रफल है, ताप है, वो तो अपरिवर्तित रहते हैं। कहने का मतलब उसके मान में कोई चेंज नहीं होता है। वो ज्ञात करने के बाद अब ये चेक करते हैं कि ओम के नियम की पालना कौन कौन से करते हैं, कौन से नहीं करते। तो प्रभावित करने वाले कारक को समझते हैं। देखो बच्चों ध्यान से बोर्ड की तरफ। ओम के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। ओम के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, एक साथ दो ले रहा हूं, एक ओमिक परिपथ, एक अनोमिक परिपथ। तो फर्स्ट तो लेते हैं यहां ओमिक परिपथ, दूसरा यहां ले लेते हैं बच्चों अनोमिक परिपथ। तो इनकी जब सिंपल सी परिभाषा बनाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखो, आराम से परिभाषा बना सकते हैं। जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उससे ओमिक परिपथ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सभी धातुएं, अब इनका जो डायग्राम बनाते हैं वो ऐसे बनेगा। V0 R। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एनोमिक। तो ओमिक परिपथ का तो आपको पता चल गया कि वो परिपथ, अब जो ओम के नियम का पालन करते कौन से परिपथ? वे परिपथ जो ओम के नियम का पालना करते हैं उसे ओमिक परिपथ कहते हैं। सभी धातु के बारे में आप जानते हो, जो मेटल्स होती हैं, एल्युमिनियम है, आपका कॉपर है, फेरिक है, लोहा है, चांदी है, बहुत सारी धातुएं होती है, उनमें ओम के नियम का पालन करते हैं। एनोमिक वे परिपथ ओम के नियम का उससे अनोमिक परिपथ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आ जाएगा टॉर्च, बल्ब, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो टॉर्च के लिए जो ग्राफ है वो इस तरह के बनेगा। डायोड, ट्रांजिस्टर, अक्स डैश, वाई डैश 0। कहने का तात्पर्य ये है, यहां से ले सकते हो वाई पार्ट 0 अक्स, वाई 0 अक्स। देखिए बच्चों, ओम का नियम क्लियर करने के बाद पता चल गया कि ओम के नियम की जो पालना करते हैं उसको ओमिक परिपथ कहते हैं, जैसे सभी धातुएं।
ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं उसको आपने कहा कि अनोमिक परिपथ होते हैं, जैसे टॉर्च है, बल्ब है, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है आदि। इनके ग्राफ भी क्या है, कर्व के रूप में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ये धातुओं में क्या ओम का नियम बढ़ते हुए प्रतीत होता है। जीरो से लेकर जब कोई आगे की तरफ बढ़ता है तो ओम के नियम की जो पालना करते हैं उसके मान को बढ़ते हुए जाते हैं। यहाँ क्या इनके ग्राफ कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, एक एक कर्व के रूप में। तो ये ओम के नियम की धातुओं में पालना नहीं करते। ये तो था बेसिक इसके बारे में जानकारी। अब अपन क्या करते हैं, नया टॉपिक देखते हैं। अब आपको पता चल गया कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे। ओमिक परिपथ जो ओम के नियम की पालना करते हैं, और ये एनोमिक जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। अगर आपसे उदाहरण पूछ लिया जाए तो ओमिक परिपथ में तो लिख देना सभी धातुएं। अगर एनोमिक में पूछ लिए टार्च है, बल्ब है, डायोड है, ट्रांजिस्टर आदि, यह आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब बच्चों प्रतिरोध को प्रकार देखते हैं कि प्रतिरोध के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता है प्रतिरोध के दो प्रकार होते हैं, एक होता है श्रेणीक्रम प्रतिरोध, एक होता है समांतर क्रम प्रतिरोध। तो आपने प्रतिरोध के बारे में समझा कि प्रतिरोध होता क्या है, तो थोड़ा सा और जानकारी देखिए। प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं और इसका सिंबल इस तरह से था बच्चों, और इसका मात्रक क्या था, ओम। अब प्रकार देखते हैं प्रतिरोध का। तो फर्स्ट है प्रतिरोध के प्रकार। एक पार्ट तो ले लेंगे अपन श्रेणीक्रम, एक ले लेंगे समांतर क्रम। देखो बच्चों, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम प्रतिरोध के बारे में आपने जान गया कि जब किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के मान में जो बाधा उत्पन्न होती है या बाधा उत्पन्न करता है उससे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं, और इनका जो सिंबल है वो इस तरह की जो जंजीर होती है, इसी तरह से जो जंजीर लगी होती है सर्किट में, वो प्रतिरोध से डिनोट करते हैं, और इनका मात्रक ओम होता है। और ओम को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक हुक होती है इस तरह की। अब बच्चों श्रेणीक्रम प्रतिरोध और समांतर प्रतिरोध का क्या है, डायग्राम देखते हैं। तो श्रेणीक्रम में तो क्या होता है कि जो प्रतिरोध है वो श्रेणीक्रम में लगे होते हैं ऐसे, और इनमें अगर आपको बैटरी से जोड़ दिया जाए तो ये जो सर्किट है ये माइनस से प्लस, ये धारा की दिशा इधर जाएगी, ये R1, ये R2, ये R3, यहाँ विभवांतर V1, ये V2, V3, और इनमें जो धारा है वो एक समान रूप से प्रवाहित होगी। इसी तरह आप समांतर क्रम का देखते हैं। समांतर क्रम में क्या होते हैं, देखो बच्चों, एक नोड होता है, इस नोड के ऊपर एक तार, यहां दूसरा तार, यहां तीसरा तार। इन तारों को जब आपस में नोड से जोड़ देते हैं और एक इसको बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो इसकी जो धारा है माइनस से प्लस, यहां तक तो धारा आई रहेगी। यहां से जाने के बाद धारा की दिशा वो तीन डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, I1, I2, I3, R1, R2, R3, और इसमें विभवांतर का मान है वो समान रहेगा। अब इनकी परिभाषाएं बनाएं तो कैसे बनाएं, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मैं समझा पा रहा हूं आपको कि श्रेणीक्रम प्रतिरोध में R1, R2, R3 वो श्रेणीक्रम में लगे होते हैं, जिनके विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है, और धारा I है वो एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। यह तो हो गई इसका एक्सप्लेनेशन। अगर इसकी परिभाषा तो भी ऐसे बना सकते हो कि प्रतिरोध का ऐसा क्रम जो श्रेणीक्रम में जुड़ा हो और यह लगातार चलता हो, इस प्रकार के प्रतिरोध को बोलते हैं श्रेणीक्रम प्रतिरोध। या आप कह सकते हो कि मानना कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है जो श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके विभवांतर V1, V2, V3 हैं, और जिनमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार के परिपथ को बोलते हैं श्रेणीक्रम प्रतिरोध। यह तो आपका पार्ट हो गया श्रेणीक्रम। अब आइए समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब ये होता है बच्चों, बिंदु ए पर कोई नोड जुड़ा हो प्रतिरोध का, दूसरे सिरे पे कोई अन्य नोड से जुड़े हो प्रतिरोध, इस प्रकार के क्रम को बोलते हैं समांतर क्रम प्रतिरोध। जिसमें ध्यान से देखिए, I का जो मान है वो बैटरी से जब धारा निकलेगी तो ये धारा की दिशा तीन डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगी, I1, I2, I3, और विभवांतर का मान समान होगा।
R1 प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, R3 प्रतिरोध में I3 धारा प्रवाहित हो रही है और विभवांतर का मान समान होता है। तो श्रेणी क्रम में तो धारा I समान होती है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो अब जो डिफरेंट पार्ट है उसी का मान ज्ञात करेंगे ओम के नियम से। तो देखो बच्चों ध्यान से, ओम का नियम क्या कहता है वो देखिए पहले तो। ओम का नियम, ओम का नियम ये कहता है V = IR। ये तो ओम का नियम हो गया बच्चों। अब विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे अपन, V1 + V2 + V3। अब V की जगह आप क्या रखोगे, IR। V1 की जगह क्या रखोगे, I तो कॉमन है क्योंकि धारा का मान तो समान है, तो I तो सेम रहेगा। R1 प्रतिरोध, I R2, I R3, I R, इसमें I कॉमन आ रहा है, R1 R2 R3, I से I कैंसल, R बराबर R1 + R2 + R3। ये आपका फॉर्मूला गया बच्चों। इस फॉर्मूले को अगर एक रखते हो तो ये 2 हो गया। अगर जनरल हो, सामान्य सूत्र, जब सामान्य सूत्र ज्ञात करते हैं तो RS का मतलब होता है सीरियल, या इसको लिख सकते हो श्रेणी क्रम। R1 + R2 + R3 + ... Rn, ये आपका सामान्य सूत्र हो गया। अगर सीरीज एक से ज्यादा हो तो RS = NR, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है 3, ये हो जाता है 4। ये तो आपका सामान्य फॉर्मूला हो। NR का मतलब R का मान कितना गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, 7 गुना है, 8 गुना, वो N के नंबर आ जाएंगे। R प्रतिरोध से व्यक्त करते। सेम इसी तरह यहाँ क्या अंतर आएगा, यहाँ बैटरी I से धारा प्रवाहित हो रही है, 3 जगह जा रही है, I1 I2 I3। तो यहाँ कॉमन क्या है, V है, और डिफरेंट क्या है, I। तो I बराबर I1 + I2 + I3, ये फॉर्मूला हो गया। अब ओम का नियम है, देखो बच्चों ओम का नियम होता है V = IR। ओम का नियम, तो ओम का नियम ये V = IR है, तो आपको I का मान रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, V/R, ये माना जाएगा। तो यहाँ लिखोगे V/R, यहाँ जाएगा V/R1, V/R2, V/R3। अब V यहाँ से कॉमन ले लें, 1/R, V कॉमन आ रहा है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, V से V कैंसल, 1/R। RP का होता है पैरेलल, समांतर क्रम, इसका मतलब होता है समांतर क्रम। 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/Rn, ये सामान्य फॉर्मूला हो गया समांतर क्रम का। और 2 परिपथ हो, अगर 3 की जगह अगर 2 परिपथ हो तब क्या है, RP का मान है वो डायरेक्ट ऐसे भी आता है, R1.R2/R1 + R2। ये किन के लिए लागू होता है, ये 2 परिपथ के लिए, ऐसे इस तरह से प्रतिरोध हो ना। देखो बच्चों इस तरह के जो सर्किट हो A और B, तो 2 के लिए अपन डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये आया कैसे डायरेक्टली तो भी ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। 1/RP बराबर यहाँ क्या है, N/R, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो RP का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा R.N, ये का आपका सामान्य फॉर्मूला हो गया। ये 2, ये 3। अब 2 के लिए आया कैसे, तो देखो आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हो। RP बराबर यह है R1, यह है R2, तो 1/R1, 1/R2, इनका जो लघुत्तम है वो R1.R2 आ जाएगा, यहाँ R1 + R2 आ जाएगा, तो यह 1/RP के बराबर आ जाएगा। अब RP को ऊपर ले जाएंगे तो R1.R2, R1 + R2, इस तरह से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सेम है। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि श्रेणी क्रम व समांतर क्रम प्रतिरोध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 10th क्लास का टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तब आपको देखो ये प्रकार है, 2 प्रकार है, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या अंतर है कि इसमें जो विभवांतर तो अलग अलग होगा और प्रतिरोध भी अलग अलग है, बट धारा का मान समान होगा।
जो चीजें अलग होती हैं उन्हीं के माध्यम से मान ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो विभवांतर अलग अलग है, तो ओम के नियम के माध्यम से विभवांतर का मान जब निकलेगा तब अपने पास में सूत्र का निर्माण होगा श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में क्या होगा कि इसमें जो धाराएं अलग अलग होगी, विभवांतर का मान है ना ये समान होगा, और ये अलग अलग जो धाराएं हैं ये ओम के नियम से जब आई के बराबर वी अपॉन आर रखेंगे तो ये समांतर क्रम का फॉर्मूला हो जाएगा और ये सीरीज चलती जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम। अगर समांतर क्रम में दो प्रतिरोध के ऊपर अगर क्वेश्चन दे दिया जाए या इसकी इक्वेशन पूछ ली जाए तो आप या तो डायरेक्ट इस तरह से सोल्व करो या डायरेक्ट इक्वेशन इस तरह से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल को। यह तो आपका पार्ट हो गया प्रतिरोध के प्रकार। अब देखिए बच्चों, अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध ज्ञात करेंगे। आपने जस्ट पढ़ा प्रतिरोध के प्रकार, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। अब बात करते हैं अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पूछा जाता है। अपवन वेग व संबंध। अपवन वेग तो आपने पढ़ा होगा, क्या परिभाषा थी कि जब किसी परिनालिका नलिका के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जब बाह्य बल लगाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा, धारा व इलेक्ट्रॉन तीनों की दिशा एक दिशा में कर दी जाए, वो जो वेग प्राप्त होता है उसको अपवन वेग कहते हैं। अब अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यह एक खोखली नली लिए रखी है। इस खोखली नली में क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस खोखली नली को क्या करते हैं अपन, किसी परिपथ की बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी से जोड़ दिया, ये माइनस ये प्लस, ये धारा आई प्रवाहित हो रही है। इनमें इलेक्ट्रॉन है वो भी इस दिशा में ई, और ये इलेक्ट्रॉन है ये विपरीत दिशा में गति करते हैं। और लंबाई एल हो गई, क्षेत्रफल ए हो गया, और धारा आई प्रवाहित हो रही है। यदि आपको जो डायग्राम नजर आ रहा है और अपवन वेग भी इधर है। देखो बच्चों कि मानना कि एक खोखली नली में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जिनकी लंबाई एल है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारा वो तो एक दिशा में है, और इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की धारा व तीव्रता के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इसके अनुसार अपवन वेग व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब संबंध ज्ञात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार, तो जो विद्युत क्षेत्र है ई वो होता है वी अपॉन एल। समीकरण नंबर 1, विभवांतर बट्टा लंबाई। जब चालक तार की जो लंबाई है, आप मानिए ए व बी चालक नली है, इसकी जो लंबाई एल के ऊपर, जितनी लंबाई के ऊपर जितना विभवांतर उत्पन्न होता है फर्स्ट से अंतिम बिंदु के मध्य का जो विभवांतर का अनुपात है उसमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो ए बराबर वी अपॉन एल, ये आ गया। अब इसे नलिका के अंदर एकांक आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन ए एल, ये समीकरण नंबर हो गई 2। देखो बच्चों एन तो हो गया टोटल नंबर को व्यक्त करता है, एन स्मॉल है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करता है, ए और एल का होता है आयतन। आयतन का मतलब होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये आयतन के बराबर होती है। तो ये तो हो गया आयतन, एन हो गया कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कुल आवेश ज्ञात करते हैं इसमें से, कुल आवेश Q बराबर एन ई, ये हो जाएगा NaLe, ये आपका कुल आवेश हो गया। अब टी टाइम, टी समय, समय टी, ये हो जाएगा L इंटू वी डी। चालक तार की लंबाई पर
लगा समय। देखो बच्चों, कुल आवेश है I बराबर Q अपॉन टी, जब आई टी चला जाएगा तो अब ध्यान से देखिए, ये एन ई के बराबर है। एन है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यह मान आ जाएगा यहाँ। और ये टी कह रहा है कि चालक तार की जो लंबाई के एल के ऊपर जितना जो F1 वेग बह रहा है उनमें जो समय लगता है उनको बोलते हैं समय। अब आप देखिए कि इन दोनों की जब मात्रक को काटेंगे तो ये समय के बराबर आएगा। लेंथ की तो जाएगा मीटर, और ये मीटर इंटू सेकेंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सेकेंड चला जाएगा, तो सेकेंड समय का मात्रक होता है। तो ये कह रहा है चालक तार की लंबाई के ऊपर जो ये F1 वेग बह रहे हैं इनमें जो लगा समय वो टी सी वेग कहते हैं। तो धारा की परिभाषा के अनुसार क्या लिख सकते हो आप? धारा की परिभाषा I बराबर Q अपॉन टी, ये आपका सूत्र है। Q का मान दे रखा है बच्चों, क्या है? NaLe अपॉन टी। टी की जगह क्या रख सकते हो? डायरेक्ट मान रख दो, L इंटू वी डू, L से L कैंसल, NaEVd। तो I का जो मान है वो आपके सामने आ जाएगा NaEVd। ये आपके समीकरण नंबर हो जाएगी 4। और जो धारा है वो F1 वेग के समानुपाती होती है, जितना ज़्यादा F1 वेग होगा उतनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। अब समीकरण नंबर 4 से ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। I बराबर NaEVd, I की जगह A भेज देंगे, I अपॉन NaEVd, यह धारा घनत्व हो गया NeVd। तो ये बच्चों समीकरण नंबर हो गई 5। I अपॉन A को लिख सकते हो J, धारा घनत्व है। ठीक है बच्चों, अब आपका फॉर्मूला ये आ गया। पुनः ओम के नियम से अब अपवन वेग में संबंध ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों, I बराबर NaEVd, ये समीकरण आ गई। और Vd का मान क्या है? E अपॉन m इंटू टार्क, ये मान आप यहां रख दीजिए। I बराबर NaE, कैपिटल E स्मॉल m और टार्क, तो I बराबर NaE का स्क्वायर E इंटू टार्क इंटू m, ये मान आ गया। अब आपको पता है कि E का जो मान है विद्युत क्षेत्र वो V अपॉन L में रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? I बराबर NaE का स्क्वायर V अपॉन ML इंटू टार्क। अब इस V अपॉन I का रूप लेंगे तो क्या लेंगे? तो ये जो V है इसको तो ले लेंगे बाहर और यहाँ टार्क ले देंगे अंदर। अब देखिए ध्यान से बच्चों, V की फॉर्म चाहिए V अपॉन I, क्योंकि R बनाना है, तो यह हो जाएगा ML इंटू NaE का स्क्वायर टार्क। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है R के बराबर ML NaE का स्क्वायर टार्क। ये आपका प्रतिरोध का मान हो गया। ये समीकरण नंबर हो गए 6। अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध ज्ञात करते हैं। तो R का जो मान है वो रो L इंटू ए के बराबर होता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल बल के व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, यहाँ प्रतिरोध हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब समीकरण को रखकर संतुलित कीजिए। देखिए बच्चों ध्यान से, रो का मान कैसे निकालते हैं। R की जगह यह मान रखिए ML NaE का स्क्वायर टॉर्क, और यह जाएगा रो L इंटू ए, ये कैंसल, ये तो रो का जो मान है वो ये आ जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए M इंटू NaE का स्क्वायर टॉर्क, ये समीकरण नंबर हो जाएगी 7। अब चालकता है सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो मान है NaE का स्क्वायर टो इंटू m, ये चालकता का मान आ जाएगा और ये समीकरण नंबर हो जाएगी 8। इसी तरह अगर आपको एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करो, तब तो आपको ज्ञात करना ही है।
अगर वो धारा घनत्व की बात पूछे तब तो आप यह ज्ञात कर दो, धारा की पूछे तब तो ये हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछे अपवन वेग में संबंध पूछ रहा है आपसे, तब संबंध ज्ञात करके अगर प्रतिरोध पूछ रहा है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कर दो, विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, और चालकत्व का मान पूछ रहा है तो सिग्मा का मान ज्ञात करो। इसी तरह से सीरीज चलती है। दोबारा एक बार आप समझिए अच्छे से, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा हार्ड है, समझने की जरूरत है। देखो बच्चों, सबसे पहले करते क्या, एक आपके पास में चालक परख नली, इस चालक परख नली में क्या है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इनके जो दिशा और आई की दिशा ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं। तो आई की जो डायरेक्शन है और ई की जो डायरेक्शन है ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब आपको करना क्या है कि जो एल लंबाई पे जो चालक तार है, इलेक्ट्रॉन F1 वेग तो दिशा जाएंगे इधर और आई और ई की दिशा होगी इस साइड। तो इन तीनों को एक दिशा में करने के लिए अपन भाई ये बैटरी से जोड़ देते हैं, सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करेंगे, उनसे अपन को धारा मिलेगी। अब आप बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होती है विभवांतर बट्टा लंबाई। जितने लंबाई के ऊपर जितने विभवांतर उत्पन्न होते हैं उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ए बराबर V/L। अब कुल एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह तो हो गई लंबाई, यह हो गया क्षेत्रफल। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आयतन का निर्माण होता है। आयतन का मतलब होता है जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको आयतन कहते हैं। अब यह आयतन हो गया AL। N है इलेक्ट्रॉन, वो एक से ज्यादा मौजूद है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों का आवेश की जो संख्या है वो N कैपिटल से लिखकर NaL कह दिया। अब आवेश चाहिए, आवेश कैसे बनेंगे, I बराबर Q/T। तो अब आपको यहां से मिलेंगे आवेश बनेंगे इलेक्ट्रॉन से, तो ये Ne, ये तो है इलेक्ट्रॉन, N का मान है नंबर ऑफ चालक आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनसे अपन को क्या है, आवेश की मात्रा प्राप्त होगी। ये हो गया। अब टाइम चाहिए, धारा की परिभाषा होती है I बराबर Q/T। तो T का मान कह रहा है कि ये जो चालक तार की जो खोखले नली है इनकी जो लंबाई है L और इनमें जो प्रवाहित होने वाला जो F1 वेग है, इनके अनुपात को समय कहते हैं। अब F1 वेग में जो समय लगता है उसको T से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है, ये आपका T की जगह रखेंगे। धारा की परिभाषा आपको पता ही है बच्चों, ये Q का मान तो आपने यहां से ये रख दिया और T का मान आपने ये रख दिया। L से L कैंसल, VD ऊपर चला जाएगा, तो I का मान आपके सामने आ जाएगा NaEVD। I का मान F1 वेग के समानुपाती होता है, जितना ज्यादा F1 वेग उतनी धारा प्रवाहित होगी। अब कह रहा है कि F1 वेग और धारा घनत्व में इस एक को I के नीचे रख देंगे तो यह धारा घनत्व का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से, यह धारा घनत्व का फॉर्मूला बन जाएगा जिसको J से व्यक्त करते हैं। और धारा घनत्व की फॉर्मूला यह था, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, जिसको J से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि, अगर आप सदिश में लिखे तो ये सदिश में भी निरूपित कर सकते हो, वेक्टर है। अब करें F1 वेग में संबंध, तो F1 वेग में जैसे पुनः धारा की परिभाषा लेते हैं तो F1 वेग का फॉर्मूला ये आता है बच्चों, आपने देखा होगा। ये मान आपको VD की जगह रखा और E का मान मैंने रखा VL की तौर पे, जो समीकरण नंबर 1 में दे रखी V/L के रूप में। और इस समीकरण से मेरे को V/I का निर्माण करना था, क्योंकि प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोध का मान आपको पता है R बराबर V/I होता है। तो ये हो गया V/I का मान R, तो R को व्यक्त कर दिया, यह मान टोटल R का हो गया। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, वहां क्या जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध आ गया। इनका मान, इनके मान को कॉमन करके विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। R के मान की जगह तो ये रख दिया और ये प्रतिरोध वाला मान ये आ गया। L/A दोनों में कैंसिल हो रही, तो रो का मान आपके सामने ये आ गया। और चालकत्व कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, जिसको सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। तो सिग्मा बराबर 1/ρ, या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो यह क्या है, ये डायरेक्शन ऊपर चली जाएगी, ये मान है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आपका चालकत्व आ गया। इस तरह से अपन F1 वेग को विद्युत क्षेत्र में संबंध ज्ञात करते हैं। तो इसको आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे जुड़ने रहे बच्चों को जोड़े और उनको कहें 12th क्लास के मैं क्या है डेली अपडेट करूंगा चैप्टर को। काफ़ी बड़े चैप्टर हैं, काफ़ी मैं सोचूं कि स्कूल खुलने से पहले पहले काफ़ी चैप्टर समझ जाए तो बच्चा अच्छी बात है, फर्स्ट भाग हो जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। फर्स्ट भाग 8 चैप्टर हैं, अभी तीसरे चैप्टर में चल रहे हैं, काफ़ी चैप्टर बड़े हैं। तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो कमेंट्स के माध्यम में आप
पूछ सकते हो, नहीं आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी, उनके बेस पे अपन न्यूमेरिकल लेते रहेंगे धीरे धीरे। तो जो भी कोई डाउट्स है आप कमेंट के माध्यम पूछिए, और मेरी तरफ से जो हो सके मैं कोशिश पूरी करूंगा। आप पूछने की कोशिश करोगे, हर का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।